लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण और माहौल सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ा करके पुरुषों के बराबर करके ही हासिल किया जा सकता है। दूसरा और कोई विकल्प इस संसार में नहीं है। महिलाएं प्रोडक्शन में सहायक नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना। जिसने सारे इंसानी जगत का प्रोडक्शन किया, हमने उसी की प्रोडक्टिविटी पर सवाल उठा दिए। औद्योगिक क्षेत्रों में, चाहे वो निजी क्षेत्र हों या पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों ना हो, इन क्षेत्रों में एक धारणा काफ़ी प्रचलित है कि महिलाओं में प्रोडक्शन की काबिलियत नहीं होती। यदि महिलाएं प्रोडक्शन के क्षेत्र में आएंगी तो कंपनी के प्रोडक्शन में गिरावट आ जाएगी। कर्मचारी सही से काम नहीं करेंगे, वो सारा दिन महिलाओं के पीछे ही घूमेंगे। कुछ डफल लोग तो यहाँ तक कहते हुए दिखाई दे जाएंगे कि महिलाओं को प्रोडक्शन के क्षेत्र में लिया ही नहीं जाना चाहिए। पता नहीं ऐसी धारणाएं कहाँ से बनती हैं, पर जहाँ तक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की रिसर्च है, वो तो हमें ये बताती है कि प्रोडक्शन के क्षेत्रों में महिलाओं के आने से पुरुष कर्मचारियों का भी मन काम में कहीं अधिक लगता है। वो लोग और ज़ोर शोर से अपना काम करते हैं, जिससे कि दोनों के मिले जुले प्रयास से कंपनी के प्रोडक्शन में और भी वृद्धि हो जाती है। पर हम भारतीय लोग कहाँ रिसर्च में यकीन रखते हैं। हम तो धारणाओं और आस्थाओं पर चलने वाले लोग हैं। दोस्तों, ये प्रश्न इसलिए भी उठाना ज़रूरी है क्योंकि इस एक धारणा ने भारतीय महिलाओं के कार्यक्षेत्र को लगभग सीमित कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्रों, खासकर प्रोडक्शन से जुड़े हुए क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को लगभग ख़त्म कर दिया है। वर्तमान स्थिति यह है कि कुछ गिने चुने क्षेत्रों जैसे आईटी, बैंकिंग, टीचिंग, लेखा जोखा, फिल्म और कुछ अन्य क्षेत्रों में ही उन्हें संतोषजनक मौके मिल पा रहे हैं। बाकी के क्षेत्रों जैसे सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन और अन्य खुले हुए क्षेत्रों में उनकी भागीदारी है भी, तो भी लगभग ना के बराबर। यदि महिलाओं के प्रति बनाई गई इंडस्ट्रियल दूषित धारणा की बात की जाए तो इसकी शुरुआत तकनीकी क्षेत्र के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से ही हो जाती है। फिलहाल के लिए मेरा अनुभव तो कुछ ऐसा ही रहा है। वर्ष 2009 उत्तर प्रदेश के पीएमबी पॉलिटेक्निक के केमिकल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष बैच में कुल 120 बच्चों का एडमिशन हुआ, जिसमें सिर्फ 3 लड़कियां थीं। पहला दुर्भाग्य तो हमारा यही था कि 120 में सिर्फ 3 लड़कियां। ये संख्या कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। कुछ यही हाल अन्य क्लास में भी रहा। इलेक्ट्रिकल में कुछ 10, मैकेनिकल में 15 के आसपास, सिविल में 0, इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी संख्या थोड़ी अच्छी थी पर कुछ खास नहीं। वही 120 बच्चों में 20 से 25 लड़कियों के आसपास रही होगी। भारतीय महिलाओं के साथ दूसरा दुर्भाग्य तब देखने को मिला जब हम सब ने सफलतापूर्वक अपना 3 वर्ष का डिप्लोमा का पाठ्यक्रम पूर्ण किया। इस बीच कुछ बच्चे फेल भी कर गए, पर ज़्यादातर बच्चों ने सफलतापूर्वक अपना डिप्लोमा का पाठ्यक्रम समाप्त कर लिया था, जिसमें मेरे साथ की वो 3 लड़कियां भी शामिल थीं और वो किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं थीं। परसेंट और पढ़ाई के मामले में भी वो टॉप 10 में आती थी। पर जब डिग्री हासिल करने के पश्चात औद्योगिक क्षेत्रों में योगदान देने का समय आया
तो सभी लड़कों का जॉब लग गया। कुछ का प्लेसमेंट हुआ तो कुछ ने रिश्तेदारों की मदद से निजी क्षेत्रों में अपनी जगह बना ली। बस रह गई तो सिर्फ 3 लड़कियां, जिन्हें कोई भी प्रोडक्शन कंपनी जॉब देने को राजी नहीं हुई। बाद में पता चला कि एक लड़की निराश होकर घर बैठ गई। एक डिप्लोमा करने के पश्चात जॉब न लगने पर बीएससी में एडमिशन ले लिया और तीसरी लड़की को 1.5-2 साल के पश्चात एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी में अप्रेंटिस करने का मौका मिला। कुछ यही हाल मुझे बीटेक में भी देखने को मिला, जब केमिकल इंजीनियरिंग के 60 बच्चों के मेरे बैच में सिर्फ 2 लड़कियां आईं। यहाँ भी बीटेक की डिग्री हासिल करने के पश्चात लड़कों को देर सवेर निजी औद्योगिक क्षेत्रों में जॉब मिल गई, पर उन 2 लड़कियों को कहीं भी जॉब नहीं मिल पाई। पर यहाँ पर उन 2 लड़कियों का सौभाग्य थोड़ा अच्छा था। उनके परिवार का बैकग्राउंड डिप्लोमा में आई उन 3 लड़कियों से काफ़ी अच्छा था, जिसका फ़ायदा भी उन्हें मिला। परिवार की मदद से उन्हें गेट की कोचिंग करने का मौका मिल पाया और बाद में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए एमटेक में दाखिला मिल गया। एक और घटना भी जहन में याद आती है। मेरे दोस्त की एक बहन थी। वो साइंस में काफ़ी होशियार थी। उसने एमएससी केमिस्ट्री के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा दी और वो प्रवेश परीक्षा पास भी कर गई, पर वो दिल्ली नहीं जा पाई और उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया। इस घटना के पीछे का कारण भी अत्यंत दुखद था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही दिल्ली में निर्भया कांड हो गया था, जिसकी वजह से उसके परिजन, उसके माँ बाप अत्यधिक भयभीत हो गए थे और वो भयवश वो अपनी लड़की को दिल्ली नहीं भेज पाए। साथ ही उन्होंने अपनी लड़की के भविष्य के साथ समझौता कर लिया और घर के पास के एक निजी विद्यालय में उसका एडमिशन करा दिया। साथियों, ये कहानी एक या 2 लड़की की नहीं है। इस देश में हजारों की संख्या में लड़कियों को इस प्रकार की दूषित धारणाओं की वजह से अपने भविष्य के साथ समझौता करना पड़ जाता है। क्या ऐसे में प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि यदि लड़के पेड़ पर चढ़ सकते हैं, यदि लड़के कुएं में कूद सकते हैं, यदि लड़के चौराहे पर सिगरेट फूंक सकते हैं, तो लड़कियां ये सब क्यों नहीं कर सकती? ऐसे में सवाल नहीं उठना चाहिए कि हमने ऐसी धारणाएं क्यों बनाई हैं, हमने ऐसे दोहरे मापदंड क्यों बनाए हैं जो लड़कियों के लिए कुछ और लड़कों के लिए कुछ और हैं। हमने ऐसा समाज ही क्यों बनाया है जो इस देश की लड़कियों को बराबर की भागीदारी भी नहीं दे सकता। और ऐसे भारतीय समाज का क्या मतलब जहाँ पर लड़कियाँ स्वेच्छा से अकेले में घूम भी नहीं सकती। मुझे तो हंसी आती है जब कोई राजनेता ये बोलता है कि हम इस देश को विश्व गुरु बना देंगे, हम इस देश में विकास की गंगा बहा देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक भारतीय महिलाओं के प्रति बनाई गई दूषित धारणाओं और दूषित सामाजिक मानसिकताओं को ख़त्म नहीं किया जाता, जब तक सभी लड़कियों को पुरुषों के बराबर सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर नहीं दिए जाते, जब तक उनकी काबिलियत को देश हित में पूरा उपयोग नहीं किया जाता, तब तक इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। राजनीतिक पार्टियां कितनी भी आएं और जाएं, सत्ताएं और सरकारें कितनी बार ही क्यों ना बदलें, ये देश विकासशील ही रहेगा। और जहाँ तक इस प्रकार की दूषित धारणा का प्रश्न है, इस प्रकार की दूषित मानसिकता का प्रश्न है, तो उसके जिम्मेवार हम सभी लोग हैं। पर एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि किसी भी सफ़र में महिलाओं की उपस्थिति ही पुरुषों को ऊर्जावान बना देती है।